हेलो बच्चे लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 में आज सभी का हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतने पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का लेक्चर होने जा रहा है, तो हो जाइए तैयार सीखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। जिसमें किसी भी धातु तार पर बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, तो वह ओम का नियम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए भी लागू होता है। तो वही ओम के नियम से हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को समझते हैं। इसे फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर हम लोग आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक सेल हम बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसा। कोई एक विद्युत अपघट विलयन इसमें भरा हुआ है। कोई इलेक्ट्रोड इसमें डीप कर दिया गया है। कोई भी धातु हो सकता है। इससे हम स्पेसिफाइड अभी नहीं कर रहे हैं। जब विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सब डिटेल करेंगे। अब इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है इस तरह से, और उसमें एक अमीटर लगा दिया गया है, जिससे इनके बीच बहने वाली धारा माप सकें। और दोनों बीच एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके, दोनों के बीच का विभवांतर नापी जा सके। कोई भी एक जनरल विद्युत अपघटनी सेल का एक डायग्राम इस तरह से हम लोग अभी रखते हैं। तो देखिए, इसमें जो बहने वाली धारा है वह दोनों इलेक्ट्रोड के विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम यही कहता है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और कंपेयर करते हुए मैं आपको सिखाते जा रहा हूं चालकता, कंडक्टेंस। एक विशेष तरीके से कंपेयर करके आपको बताते जा रहा हूँ, 100% समझ में आएगा। देखिए, तो ओम का नियम लगाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा उतनी धारा बहेगी, या जितना धारा होगा वो उसके वोल्टेज पर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इसको हम लोग समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखा जाता है जिसको आर, इसी आर को कहा जाता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। देखिए, अब प्रतिरोध का मतलब होता है धारा बहने में जो अवरोध होता है, धारा बहने में जो रुकावट होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ये वही रुकावट है। ये ओम के नियम से हमको मिलता है। वोल्टेज डिफरेंस और धारा के बीच में इस तरह से संबंध से हमको मिलता है रेजिस्टेंस। इसका जो इकाई है, यूनिट, इसकी जो इकाई है वो ओम दिया गया है। ओम के नियम से आया, इसलिए इस कांस्टेंट को ओम नाम दे दिया गया है, OHM, या इसी को सिंबॉलिक में इस तरह से सिंबल इसका यूज किया जाता है। इसका प्रतिरोध का जो इकाई है वो है ओम। देखिए, ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब देखिए, प्रतिरोध चालकता का उल्टा है। जितना ज्यादा धारा बहेगी इसका मतलब उसमें उतना ही कम प्रतिरोध है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, रुकावट होगा, अवरोध होगा, मतलब चालकता उसकी कम है। तो यहाँ पर चालकता साथ साथ देखिए, चालकता ठीक इसकी उल्टा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
कंडक्टेंस। ठीक है, तो चालकता देखिए प्रतिरोध उल्टा है, तो यही से हम लेकर चीज को चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, आर को हम इधर ले आते हैं, V गुणित 1/r बराबर आई लिख सकते हैं हम। इसी रिलेशन से हम इसको लिख रहे हैं, कोई अलग से नहीं ला रहे हैं, आर को यहाँ पे नीचे में ले आए तो ये हो जाएगा। हम इसको एक बार और उलट के लिख दे रहे हैं, तो 1/r इंटू V, तो आई बराबर हो जाएगा CV। इसी C को कहा जाता है, एक नया कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है चालकता। कंडक्टेंस। अब चूंकि इसके उल्टा है, इसी को हम सी रख 1/r को ही सी रखा गया है, एक नया कांस्टेंट लिया गया है, मतलब प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस या चालकता। तो चूंकि ये इसका उल्टा है तो उसका यूनिट भी इसका उल्टा हो जाएगा, इकाई यूनिट इसको लिया गया है। तो ये ओम है, ये यहाँ पर ओम रखेंगे, चालकता बराबर 1/ओम हो जाएगा, 1/ओम, या इसी को लिखा जाता है ओम इनवर्स, या इसको ओम का लेटर उल्टा कर दो, इधर से पढ़ो MHO, तो मो कहा जाता है इसको, MHO मो, चालकता की इकाई है मो। या एक और होता है सीमेंस, इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और सिंबॉलिक में यूज करेंगे तो प्रति ओम ये हो जाएगा ऐसा। इसी इतने सारे इसके यूनिट लिखे जा सकते हैं, होते हैं। 1 मो को ही 1 सीमेंस भी कर रहे हैं, तो सीमेंस यूज होता है और इसको कैपिटल एस के रूप में लिखा जाता है ऐसा। तो ये यूनिट भी उल्टा हो गया, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, तो उसका यूनिट भी उसका उल्टा हो गया। तो देखिए, ये देखिए प्रतिरोध हम यहाँ से निकालें, प्रतिरोध एक कांस्टेंट है, चालकता एक कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए सारा चीज अपोजिट हो गया। एकदम आसानी से दोनों आपको समझ में आ गया। ठीक, अब इसी में हम लोग आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को कहा जाता है रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। देखिए, यह जो प्रतिरोध है, जो धारा प्रवाह में जो रुकावट आता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। यह जो R है, यह प्रतिरोध निर्भर करता है, यह निर्भर करता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के समानुपाती होगा। दोनों इलेक्ट्रोड जितने दूर पर रहेंगे, प्रतिरोध उतने ज्यादा होगा। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं चालकता किस किस बात पर निर्भर करता है, तो उसका उल्टा होगा ये। तो यह जो R है, ये दोनों के बीच के सेपरेशन के समानुपाती हो जाएगा। इन दोनों के बीच का यदि लेंथ L है और यदि इसका इलेक्ट्रोड का पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a ले लेते हैं, तो यह रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल a अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक्सपेरिमेंटली फिक्स है, एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितना ज़्यादा दूरी होगा, प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। आयन को गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए जाने में ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, और यदि इलेक्ट्रोड का पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि कम है तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड की पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है, और बीच की दूरी
जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो ये दोनों में इस तरह का संबंध होता है। इसको हम मिला करके लिख सकते हैं, प्रतिरोध को इस तरह से हम लिख सकते हैं L/A लिखा जा सकता है इसको। तो जब इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो अब इसको हल करने के लिए एक और कांस्टेंट यहाँ लगाया जाता है। ये इसको लगा दिया गया, ये देखिए, और रो इसको बुलाता है रो। एक नया कांस्टेंट फिर लाया गया है जिसमें से यहाँ L/A जो है ये होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। और इस रो को कहा जाता है, अब एक नया नाम दिया गया इसको, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन लगाया गया। ठीक है, जब हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल कांस्टेंट को हम इधर लिख देते हैं, बाद में ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाया जाता है। क्या कंडीशन लगाया जाता है? यदि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है L बराबर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, SI मात्रक में मीटर है, CGS में सेंटीमीटर है, और यदि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर यदि है, तो जब इस दोनों का मान 1 हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाता है? R बराबर रो। तो वही प्रतिरोध अब विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। IUPAC ने इसको रजिस्टिविटी कहा। तो यही वही प्रतिरोध, इस कांस्टेंट को हम रजिस्टिविटी कहेंगे। वही प्रतिरोध है जब वहां पर सेपरेशन, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 इकाई हो जाए और उसके इलेक्ट्रोडों पृष्ठ का क्षेत्रफल भी अगर इकाई हो जाए, तो सब इकाई हो जाएगा। उस कंडीशन में जो प्रतिरोध मिलेगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। कंडीशन फिक्स कर दिया गया। यहाँ पर कोई कंडीशन फिक्स नहीं, कितना भी क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच की, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना भी हो सकता है, तो जो भी प्रतिरोध आएगा वो सामान्य प्रतिरोध है। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए यहाँ पर हम इसको विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कहा जाता है चालकत्व, और इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, चालकत्व या कंडक्टिविटी, यही से हम देखेंगे। वही टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि भाई जो चालकता है वो किस पर डिपेंड करेगा। इसका अपोजिट है, जिसके ये समानुपाती है ये उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और ये जो व्युत्क्रमानुपाती है वो समानुपाती हो जाएगा। तो ये जो चालकता है वह दोनों के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1/L, और समानुपाती होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? C चालकता जो है वो A/L के समानुपाती है। इसको हल करने पर यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लिखा गया। ये कुछ इस तरीके से लिखाता है, ये इसको कहा जाता है कप्पा। कप्पा, कटप्पा नहीं, कप्पा, A/L। ये वही A/L जो है सेल कांस्टेंट है, A/L सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ये देखिए A/L, यहाँ पर L/A है, यहाँ पर A/L है, दोनों सेल कांस्टेंट है। ये कप्पा एक नया कांस्टेंट लाया गया। अब इस पर भी एक कंडीशन यहाँ पर फिर अप्लाई करते हैं हम। देखिए वही चीज, यदि
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस इफ एल जो है वो 1 मीटर या सेंटीमीटर हो जाए, एसआई में मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड के पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 1 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर यदि होता है, 1 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो एल का मान भी इकाई हो गया, इकाई लंबाई हो गया, इकाई क्षेत्रफल हो गया, तो क्या मिल जाएगा, ये दोनों एक हो गया, तो वही कंडक्टेंस और कप्पा के बराबर हो गया। ये देखो कप्पा के बराबर आ गया। इसी कप्पा को कहा जाता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर फिर वही बात आया, वही चालकता है, यही चालकता कब कंडक्टिविटी कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन विशिष्ट हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी फिक्स कर दिया गया 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं वो 1/1 का है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, एक वर्गाकार यदि हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो वहाँ पर जो भी चालकता मिलता है वह चालकता विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसी को कंडक्टिविटी या चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों इस तरीके से हम लिखेंगे। इसका यूनिट यदि हम निकालना चाहें, विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा R रो L अपॉन A। तो प्रतिरोध का तो ओम होता है, ओम, लंबाई का हो गया मीटर, एसआई में यदि लेते हैं तो मीटर, और क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। तो 1 मीटर इसके साथ कट गया और ये मीटर नीचे में इधर गुणा हो जाएगा, तो रो का यूनिट क्या बन जाता है, ओम मीटर। ये देखिए ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जैसा दिया हो जिसमें आप यूज करना चाहें, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इसका यदि निकालना चाहें तो सेम वैसे यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा मोह या पर ओम या सीमेंस है इसका चालकता का यूनिट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्षेत्रफल का हो जाएगा वर्ग मीटर बटे मीटर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, सीमेंस बराबर कप्पा वर्ग मीटर बटे मीटर है इसमें, तो 1 मीटर कर लिए, लंबाई का एसआई में मीटर और इसका वर्ग मीटर, तो ये एम इधर आ जाएगा, तो सीमेंस पर मीटर एक इकाई हो गया, या इसको लिख सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, जैसा आपको दिया गया हो, जैसा आप यूज करना चाहिए। एसआई में रहेगा तो मीटर, सीजीएस में रहेगा तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया देखिए पूरी तरीके से प्रतिरोध चालकता कंपेयर करते हुए, बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में आपको बताया, बिल्कुल सिंपल, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध, इसका उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ये हो गया हमारा 4 महत्वपूर्ण परिभाषा और उसके सूत्र और इकाई। चलिए अब हम और स्पेशल आपको बताते हैं चालकता और विशिष्ट चालकता को एक बार थोड़ा और कंपेयर करा दूं मैं, दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का उपयोग नहीं करना है। हमको इसमें कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस से सारे थ्योरी को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन करना है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूज बहुत कम है इस चैप्टर में, प्रतिरोध प्रतिरोधकता से हमको उतना लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को दोनों को एक बार अच्छा से समझ लीजिए। कंपेयर करा देता हूँ फिर से मैं, देखिए
अब इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिए। इसको मैं मिटा के एक देखिए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कितना भी बड़ा पात्र ले सकते हैं, कितनी भी मात्रा में उसमें विद्युत अपघट्य डाला जा सकता है, कोई भी शेप एंड साइज का इलेक्ट्रोड लिया जा सकता है, कितने ही डिस्टेंस पर उसको रख सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रोड की पृष्ठ का क्षेत्रफल फिक्स नहीं है। आप चाहें तो उसको इस तरह से रॉड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड को ले लो, या गोलाकार इलेक्ट्रोड ले लो, या वृत्ताकार इलेक्ट्रोड ले लो, या वर्गाकार ले लो, या आयताकार ले लो, कोई भी आकार फिक्स नहीं है, उसका विद्युत अपघट्य विलयन की मात्रा फिक्स नहीं है, दोनों के बीच की दूरी फिक्स नहीं है। तो वहाँ पर जो भी हमको धारा मिलेगा, जो भी चालकता मिलेगा इस फॉर्मूला में, तो जब कुछ भी फिक्स नहीं रहता है तो वहाँ पर जो भी धारा मिलता है, जो चालकता मिलता है, उसको सिर्फ चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन यदि अब उसमें हम क्या कर देते हैं, टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो 1/1 का वर्गाकार होगा, फिक्स हो गया। दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ऐसा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से 1/1 का एक इलेक्ट्रोड है, और दूसरा वाला भी 1/1 का इलेक्ट्रोड है इस तरीके का, ये देख लीजिए। ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए, इस तरीके के दो इलेक्ट्रोड लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का ले लिए। ये हो गया इसका लंबाई या चौड़ाई, जो भी आप बोल लो। ये हो गया 1, ये हो गया 1, दोनों ही कहीं हो गया सेंटीमीटर या मीटर, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जिसमें आप लेना हो ले सकते हैं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हो गया, मान लीजिए हमारा 1 सेंटीमीटर का, ऐसा। अब इसको मिला करके हम एक क्यूब बना लेते हैं, ये देखिए। तो इसको बनाने के बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अभी तो दोनों प्लेट हैं, दो प्लेट रूप में ले लिए हम लोग इलेक्ट्रोड को, तो उसको क्या करेंगे, 1/1 का एक घन ले लेंगे, एक प्लास्टिक का, आजकल आ रहा है प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लेंगे 1/1/1 का, 1 मीटर या सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बॉक्स ले लिए, और उसके दो किनारे पर 1/1 वाला 2 धातु का प्लेट ऐसा रख दिए, क्योंकि उसके भीतर अब हमको विद्युत अपघट्य विलयन डालना है, तो वो एक पात्र रखना पड़ेगा। तो उसी में अब 2 इलेक्ट्रोड को रख दिए, तो वहाँ पर अब 1/1/1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 का हो गया, ये एक क्यूब बन गया, एक घन बन गया। एक घन में जितना विद्युत अपघट्य विलयन डालेंगे तो उस पर जो चालकता हमको मिलेगी, ये हो गया हमारा 1 घन सेंटीमीटर आयतन हो गया। इसका जो आयतन हो जाएगा वो 1 घन सेंटीमीटर है, या 1 घन मीटर ले लो, 1 घन मीटर ले लो, ऐसा ही मात्रा में मीटर रहेगा, सीजीएस में सेंटीमीटर, या इसी को 1 ml भी लिख सकते हैं, 1 ml भी लिख सकते हैं। 1 लीटर का 1000 ml होता है मिलीलीटर, तो उसको घन सेंटीमीटर में लिखोगे तो घन सेंटीमीटर लिखो, या मीटर में लिखोगे तो घन मीटर लिखो। तो अब इसमें जो भी इलेक्ट्रोड हम डीप करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में क्या कर दिया गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इस तरफ ले लिए एक इलेक्ट्रोड और इधर ले लिया एक इलेक्ट्रोड। अब दोनों इलेक्ट्रोड जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, और उसमें हम क्या करेंगे, अब इसको अब क्या करते हैं, हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड इधर है और दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरह से, और दोनों को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, और एक अमीटर लगा देते हैं धारा मापने के लिए, और दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। तो इस 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जो भी चालकता हमको मिलेगा, इसी सूत्र से C बराबर I/V, C बराबर I/V, इस सूत्र से हम लोग को जो भी
चालकता मिलेगी। अब वह विशिष्ट चालकता कहलाएगा, क्योंकि हम उसको दोनों इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को फिक्स कर दिए और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को फिक्स कर दिए। तो स्पेसिफिक कंडीशन पे हम चालकता ले रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। IUPAC ने उसको कंडक्टिविटी कहा। तो ये दोनों में अंतर देखो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिक्सेशन नहीं है। कोई भी पात्र ले लो, कितना भी विद्युत अपघट्य विलयन ले लो, कितनी भी दूरी पर दोनों इलेक्ट्रोड को रख दो, दोनों इलेक्ट्रोड के पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, किसी शेप एंड साइज हो सकता है। तो जो भी हमको चालकता मिलेगा वो सिर्फ चालकता है। और विशिष्ट कंडीशन हम ले लेते हैं 1/1/1 का एक क्यूब ले लिए, तो 1 घन सेंटीमीटर 1 घन मीटर आयतन में जो भी चालकता मिलेगा वह हमारा कहलाता है कप्पा। तो इसको याद रखना है, 1 घन मीटर, ये सब ये वर्ग लिखा गया है, 1 घन मीटर है। 1 घन मीटर या 1 घन सेंटीमीटर आयतन की जो चालकता होगा उसी को हम कहेंगे विशिष्ट चालकता कप्पा। याद रखो इसको, बार बार आगे इसका यूज होगा। अब इसका फार्मूला निकालेंगे तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन की चालकता 1 कप्पा होगा। ठीक, ये हो गया चालकता और विशिष्ट चालकता में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, कोई डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार के समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अब आपको बताते हैं मोलर चालकता, इक्विवेलेंट चालकता। ये देखिए मोलर चालकता या आणविक चालकता बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। किसी भी विद्युत अपघट्य के एक मूल पदार्थ को लेकर के हम किसी भी आयतन में घोल देते हैं, उसकी मोलरता कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जाएगा वो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल पदार्थ से बने हुए विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन कहने से आपको बताया जा चुका है, विलयन चैप्टर अच्छा से जिसको समझ में नहीं आया देख सकते हैं। 1 मोल पदार्थ मतलब उसका 1 ग्राम अणुभार यदि हम घोलते हैं, जैसे H2SO4 के लिए हम लेंगे तो H2SO4 का 1 ग्राम अणु, उसका अणुभार H2SO4 का अणुभार होता है 98 ग्राम। तो 98 ग्राम को जब हम घोलते हैं तो वह कहलाएगा 1 मोल विलयन। अब उसको कितना में घोल रहे हैं उसके हिसाब से उसकी मोलैरिटी बनेगी। 1 मोल विलयन अर्थात 98 ग्राम H2SO4 को यदि हम 1 लीटर में घोलते हैं तो उसकी मोलरता 1 होगी। 2 लीटर में घोलते हैं तो उसकी मोलरता आधा हो जाएगी, 1/2। 10 लीटर में घोलते हैं तो 1/10 अर्थात 0.1 मोल हो जाएगा। तो उसकी मोलारिटी कुछ भी हो सकता है, उसमें उस विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलेंगे तो 40 ग्राम, सोडियम क्लोराइड घोलेंगे तो 58.5 ग्राम, तो ये हो जाता है 1 मोल, उसका ग्राम अणुभार 1 मोल होता है। तो 1 मोल पदार्थ को हम भी लीटर में घोलते हैं, वो कितना भी ml हो सकता है, कितना लीटर हो सकता है, तो उस विलयन से जितनी भी हमको चालकता मिलेगी वही मोलर चालकता कहलाएगा। इस तरीके से जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं उसके ग्राम अणुभार को उसमें घोलना है, तो वो हो जाता है हमारा 1 मोल सोल्यूशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य को घोलने पर प्राप्त चालकता ही उसकी मोलर चालकता कहलाता है। इसको लैम्डा m से दर्शाते हैं, ये जो है कैपिटल लैम्डा ही इसको कहा जाता है मोलर चालकता। ठीक, तो ये तो परिभाषा हो गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इसका फार्मूला हम निकालते हैं, इसी को समझना है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझने समझाने में इसको बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम आपको ध्यान देने की बोल रहे हैं और आसानी से समझाएंगे। देखिए, तो चूँकि 1 मोल घुला हुआ है तो हम इसमें मोलरता उसमें आ रहा है, तो मोलारिटी की परिभाषा से ही हम इसका फार्मूला निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए मोलरता की परिभाषा से मोलरता क्या होता है,
1 लीटर विलियन में घुले हुए पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या। तो उसको हम लोग लिख देते हैं। पहले यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। m मोल पदार्थ घुला होता है 1 लीटर आयतन में। ठीक, m मोल पदार्थ घुला होता है 1 लीटर में। मोलरता की परिभाषा कहा जाता है 1 लीटर में उसका 1 मोल बोलते हैं, तो उसकी मोलारिटी होती है। इसको हम लोग बोल देते हैं m मोल पदार्थ घुला रहता है 1 लीटर। तो 1 मोल पदार्थ घुला होगा तो हो जाएगा 1/m लीटर आयतन में। यहीं से हमको फार्मूला मिलेगा। मोलरता की परिभाषा क्या बोलेंगे, m मोल ले लें, कोई भी मोल ना लिख करके इसको हम लोग m मोल ले लें। तो m मोल घुला रहता है 1 लीटर में, तो उसको हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर में उसका 1 मोल घुला होता है। तो m मोल पदार्थ घुला होता है 1 लीटर आयतन में, मोलरता की परिभाषा से। तो हम उससे हम आगे बढ़ाएंगे। यदि 1 मोल घुला हुआ हो तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, इतना आयतन। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लीटर को हम घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 लीटर का 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1000 घन सेंटीमीटर बटे m आयतन में। या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या इसको चाहो तो सिर्फ मीटर क्यूब लिख सकते हैं। मतलब तो जैसा रिक्वायर है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसा आप चाहते हैं। सीजीएस में है तो घन सेंटीमीटर लिख रहे हैं, और ऐसे में मतलब तो घन मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है इतने आयतन में। ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा से। बार बार आपको याद करना बोला था मैं। 1 घन सेंटीमीटर आयतन में घुले हुए पदार्थ से जो भी चालकता मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता। 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलियन में से जो भी चालकता मिलता है, प्राप्त चालकता 1 कप्पा होता है, अर्थात विशिष्ट चालकता 1 कप्पा। तो 1 घन सेंटीमीटर से जो भी चालकता मिलता है उसको 1 कप्पा कहते हैं। तो इतने घन सेंटीमीटर आयतन में से जो भी मिलेगा वो हमारा उसकी इतनी कप्पा हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे 1000 बटे m घन सेंटीमीटर आयतन में घुले पदार्थ से प्राप्त चालकता। यही हमारा कहलाएगा मोलर चालकता का फार्मूला। तो इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा, कप्पा गुणित इसका गुणा हो जाएगा 1000 बटे m। ये है मोलर चालकता का यूनिट है, याद रखना। और इसको हम लिखते हैं इस तरीके के सिंबल से। ये फार्मूला हमको मिलता है। तो यहाँ खास करके यहीं पे थोड़ा डाउट होता है, कहाँ से आया कैसा आया भाई। 1 मोल विद्युत अपघट्य जिस सॉल्यूशन में डाला गया है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। 1 मोल विद्युत अपघट्य को डालने से जो भी चालकता मिलता है वही हमारा मोलर चालकता है। तो 1 मोल घुला रहने से उसको मोलरता कहते हैं। तो 1 मोल 1 लीटर में घुला हो सकता है, 2 मोल 1 लीटर में घुला हो सकता है, 3 मोल घुला हो सकता है, 4 मोल घुला हो सकता है। तो हम उसको मान लेते हैं, माना m मोल पदार्थ घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन। तो चूंकि यहाँ परिभाषा 1 मोल के लिए, इसलिए हमने यहाँ से 1 मोल के लिए आयतन निकाल दी और उसको हम लोग घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो इतना आयतन हो गया। इतने आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में कितना होगा, यही हमारा कप्पा का परिभाषा है। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में घुले पदार्थ की चालकता है हमारा 1 कप्पा है। तो इतने आयतन में कितनी चालकता होगी, तो इसके लिए फार्मूला हमको मिलता है।
ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहो, बात वही है। यदि हम उसके लंबाई चौड़ाई और डिस्टेंस को फिक्स कर दें, हम कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं इसी में सुधार करके कर देते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांक चालकता, इसको लिख देंगे लैम्डा EQ। देखिए, थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर बाकी सुधार करके आपको बताएंगे फार्मूला निकालते समय। तो देखिए, जिस तरीके से मोलरता को डिफाइन किया, वैसे इसमें नॉर्मेलिटी डिफाइन होता है। तुल्यांक चालकता की परिभाषा बनता है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य VmL में घुला गया हो तो उससे प्राप्त चालकता तुल्यांक चालकता कहलाता है। अब 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या हुआ, ये भी आपको बताया जा चुका है। नॉर्मेलिटी वाला हमारा वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा तुल्यांकी भार क्या होता है, तो उसमें बताया गया है। तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें तुल्यांकी भार घुला होना चाहिए। देखिए, तुल्यांकी भार क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार जो है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, अणु भार बटे एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर अम्ल के लिए अलग होता है, क्षार के लिए अलग होता है, लवण के लिए अलग होता है, ऑक्सीकारक और क्षारक पदार्थ के लिए अलग होता है, इसको बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, कोई भी अम्ल या क्षार के लिए या कोई भी लवण के लिए ले सकते हैं। तो जो विद्युत अवघट्य पदार्थ है उसके लिए तुल्यांकी भार निकालना होता है। तो जैसे हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो सल्फ्यूरिक है उसका मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, आणविक द्रव्यमान, एक्स फैक्टर होता है 2। तो 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 49 ग्राम हमको मिलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अणु भार 98 होता है, ग्राम अणु भार 98 और ग्राम तुल्यांक 49 ग्राम, मतलब उसका तुल्यांकी भार 49 है। तो 49 ग्राम यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड घोलते हैं किसी भी VmL, तो वह कहलाएगा 1 ग्राम तुल्यांक वाला सॉल्यूशन। और उस 1 ग्राम तुल्यांक वाले सॉल्यूशन से जो भी चालकता हमको मिलता है, उसकी जो भी कंडक्टिविटी होती है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उसको रखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, नहीं तो तुल्यांक चालकता है। तो इस तरह से हो सकता है। इसकी नॉर्मेलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो है 1 ग्राम तुल्यांकी घुला हुआ होना चाहिए। जैसे यदि हम 49 ग्राम को होते हैं तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। इसी 49 ग्राम को 2 लीटर में घोल दोगे तो 1/2 नॉर्मल हो जाएगा। इसी को यदि आप 5 लीटर में घोल दोगे तो 1/5 नॉर्मल हो जाएगा। 10 लीटर में घोल देते हैं तो 1/10 मतलब 0.1 नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मलता कुछ हो सकता है। हमारा 49 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है V लीटर में, तो उससे प्राप्त चालकता हमारा तुल्यांक चालकता कहलाता है। तो इसको हम सुधार देते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य को घोलने पर प्राप्त चालकता है। तो 1 ग्राम तुल्यांक अलग अलग विद्युत अवघट्य के लिए अलग अलग उसका वेट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 49 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 40 ग्राम होगा, उसके लिए मोलर मास भी 40 ग्राम होता है, इक्विवेलेंट मास भी 40 ग्राम होता है, क्योंकि उसका एक्स फैक्टर 1 होता है। नमक के लिए NaCl के लिए मोलर मास होता है 58.5, तो उसके में भी उसकी संयोजकता 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो उसका भी इक्विवेलेंट वेट वही आएगा। तो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य को घोलने पर प्राप्त चालकता ही तुल्यांक चालकता कहलाता है। तो अब इसमें नॉर्मलता समाया हुआ है, तो नॉर्मलता
की परिभाषा से कोई भी नॉर्मेलिटी का 1 लीटर आयतन में घुला हुआ हो सकता है, तो हम उसको मान लेते हैं माना n ग्राम तुल्यांक, n ग्राम इक्विवेलेंट या तुल्यांक, n ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला होता है 1 लीटर आयतन में। नॉर्मलता की परिभाषा है प्रति लीटर मिलियन में घुली हुई ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता होता है। तो हम मान लेते हैं माना n ग्राम तुल्यांक है, कुछ भी मान लेते हैं। तो n ग्राम तुल्यांक घुला होता है 1 लीटर में नॉर्मलता की परिभाषा से, तो हम 1 ग्राम तुल्यांक के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा परिभाषा ये कहता है कि 1 ग्राम तुल्यांक घुला होने पर उससे प्राप्त चालकता है। तो 1 ग्राम तुल्यांक का ये आयतन हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा होकर इससे भाग में जाता है, तो 1/n लीटर आयतन। अब इस लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए मोलरता की तरह, ये n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा और इसमें हो जाएगा n, यूनिट में चेंज हो जाएगा, महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हो गया तुल्यांकी चालकता के लिए इसका सूत्र, आंकिक प्रश्नों को हल करने के इसका सूत्र है। तो इस तरीके से हम मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता को हम परिभाषित कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।